नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं दुर्गा और आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे की जो नेपाल को हिला रहा है। कल्पना कीजिए, आप फोन उठाते, फेसबुक खोलते, लोड नहीं होता है, इंस्टाग्राम बंद, यूट्यूब एक्सेस नहीं, ट्विटर गायब। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये नेपाल में हो रही हकीकत है। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, लिंक्डइन, ये सब बंद। लेकिन क्यों? ये बैन परमानेंट है या टेम्पररी? इससे नेपाल को क्या नुकसान होगा और ये सब हुआ कैसे? इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे ताकि आप आसानी से समझ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाना जरूरी है। तो चले शुरू करते हैं। पार्ट 1, क्या हुआ है आखिर? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये बैन है क्या। 4 सितंबर 2025 को नेपाल की गवर्नमेंट ने एक मीटिंग की जिसमें कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने फैसला लिया कि 26 सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक कर दिया जाए। कौन कौन से ऐप्स है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो पहल व्हाट्सएप, लिंक्डइन, स्नैपचैट और कई और, कुल 261। अब सोचिए, नेपाल में इंटरनेट यूजर्स 90% से ज्यादा है और इनमें से ज्यादातर लोग फेसबुक यूज करते हैं। करीब 87% सोशल मीडिया यूजर्स फेसबुक पर है। ये बैन तुरंत लागू हो गया। नेपाल में लोग लॉगिन करने की कोशिश करते लेकिन ऐप लोड नहीं हो रहे। ब्राउजर से ट्राई करें, वो भी बंद। लेकिन हैरानी की बात, टिकटॉक और वाइबर जैसे कुछ ऐप्स अभी भी चल रहे। क्योंकि उन्होंने पहले से ही सरकार के साथ रजिस्टर कर लिया था। नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ISP को ऑर्डर दिया कि इन 26 प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दे। ये कोई अचानक फैसला नहीं था। 25 अगस्त 2025 को गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव जारी की थी। सभी फॉरेन सोशल मीडिया कंपनियों को 7 दिनों में नेपाल में रजिस्टर करना था और एक लोकल कॉन्टैक्ट पर्सन अपॉइंट करना था। मेटा, गूगल और एक्स जैसी कंपनियां ये नहीं कर पाए तो बैन। सिंपल बात है, रूल फॉलो नहीं किया तो एक्सेस बंद। लेकिन सवाल ये है, ये रूल क्यों बना? चलिए बैकग्राउंड को देखते हैं। इस मैप को देखिए। पार्ट 2, ये सब हुआ कैसे? दोस्तों, ये बैन रातों रात नहीं आया। नेपाल में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश सालों से चल रही है। 2024 में नेपाल ने एक नया IT बिल पास किया जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर लोकल लॉज ऑफिस खोलना पड़ता है। लेकिन असली ट्रिगर 2025 में आया। जनवरी 2025 में सोशल मीडिया बिल 2081 रजिस्टर हुआ नेशनल असेंबली में। इसका मकसद प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल बनाना, टैक्स चुकाना और मिस इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करना। फिर आया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। अगस्त 2025 में कोर्ट ने कहा कि फॉरेन कंपनियां रजिस्टर करें वरना एक्शन लो। क्यों? क्योंकि नेपाल में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन और साइबर क्राइम बढ़ रहा था। उदाहरण के लिए जुलाई 2025 में टेलीग्राम को बैन किया गया था। वजह ऑनलाइन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग। टिकटॉक को भी पहले से बैन किया था लेकिन वो रजिस्टर करके वापस आ गए। सरकार की तरफ से ये वजह क्लियर है। अकाउंटेबिलिटी, ये कंपनियां नेपाल के बाहर से चलती है, कोई लोकल ऑफिस नहीं। अगर कोई कंटेंट इशू होता है तो शिकायत कहाँ करें? रजिस्ट्रेशन से लोकल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। टैक्स और लीगल फ्रेमवर्क। अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स टैक्स नहीं देते, नेपाल के लोग फॉलो नहीं करते। मेटा जैसे कंपनी अरबों कमाती है लेकिन नेपाल को कुछ नहीं। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलती है जो दंगे या प्रोटेस्ट भड़का सकती है। सरकार कहती है रेगुलेशन से कंटेंट मॉनिटर होगा, हानिकारक चीजें हटेगी। साइबर क्राइम बढ़ा है, रजिस्ट्रेशन से डेटा प्रोटेक्शन बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों, ये सब सही लगता है ना? वेट, अभी और डिटेल्स है। नेपाल सरकार कहती है कि 90% सिटीजन्स इंटरनेट यूज करते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं तो प्रॉब्लम। लेकिन क्रिटिकल्स कहते हैं कि ये सेंसरशिप है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट जैसे ग्रुप्स कहते हैं ये प्रेस फ्रीडम को दबाएगा। एक्सेस नाउ जैसे ऑर्गेनाइजेशन इसे चीन के ग्रेट फायरवॉल से कंपेयर करते हैं जहाँ सरकार सब कंट्रोल करती। पार्ट 3, क्या ये बैन परमानेंट हो गया? अब सबसे बड़ा सवाल, ये बैन हमेशा के लिए है? नहीं दोस्तों, ये परमानेंट नहीं है। सरकार की पब्लिक नोटिस के मुताबिक जैसे ही ये कंपनी रजिस्टर कर लेगी, एक्सेस रिस्टोर हो जाए। मिनिस्ट्री ने PDF जारी किया है जिसमें साफ लिखा है कंप्लाई करो नेपाली लैंग्वेज में तो वापस आ जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेटा, गूगल जैसी बड़ी कंपनी आसानी से रजिस्टर नहीं करेगी। क्यों?
क्योंकि नेपाल छोटा मार्केट है और रजिस्ट्रेशन से लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। अभी के लिए ये ब्लॉक है। नेपाल में लोग VPN यूज करके बाईपास कर रहे हैं, लेकिन वो भी रिस्की है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन को अपलोड किया, लेकिन बैन पर अभी कोई चैलेंज नहीं आया। तो शॉर्ट टर्म में ये चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म डिपेंड करता है कंपनियों पर। अगर वो रजिस्टर नहीं की तो परमानेंट जैसा हो सकता है। पार्ट 4, इससे क्या नुकसान होगा। दोस्तों बात है असली इशू पर। ये बैन नेपाल को कैसे हर्ट करे। नेपाल में लोग रोज सोशल मीडिया यूज करते हैं, फैमिली से बात, फ्रेंड से कनेक्ट, न्यूज शेयर, व्हाट्सएप बंद तो मैसेजिंग मुश्किल, यूट्यूब बंद तो एजुकेशन, इंटरनेट रुक गया। करीब 3 करोड़ लोग प्रभावित। छोटे शहरों में जहां न्यूज़पेपर कम पहुंचते, सोशल मीडिया ही सोर्स है। अब लोग आइसोलेटेड फील करेंगे। जर्नलिज्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेपाल के जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पर न्यूज ब्रेक करते। CPJ कहता है ये प्रेस फ्रीडम को मार डालेगा। लोग अपनी ओपिनियन शेयर नहीं कर पाएंगे। क्या होगा अगर सरकार के खिलाफ वॉइस दब जाए। डेमोक्रेसी कमजोर होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से वायलेट होंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नेपाल की इकोनॉमी डिजिटल हो रही है। कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर्स, उनका इनकम रुक जाएगा। नेपाल में हजारों क्रिएटर्स है जो एड रेवेन्यू से कमाते हैं। बिजनेस छोटे शॉप सोशल मीडिया से मार्केटिंग करते हैं। ई-कॉमर्स, टूरिज्म सब हिट। टूरिस्ट आते इंस्टाग्राम से इंस्पायर्ड होके, अब वो कम हो गए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी को अरबों डॉलर का लॉस होगा। टैक्स रेवेन्यू भी कम होगा क्योंकि प्लेटफॉर्म बंद तो एड्स भी बंद। एजुकेशन और हेल्थ की बात करते हैं। स्टूडेंट्स यूट्यूब से पढ़ते हैं, डॉक्टर्स सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैलाते हैं। अब ये रुक गया, खासकर रूरल एरिया में जहाँ क्लासरूम कम है। अब ग्लोबल इमेज समझते हैं। नेपाल को फ्री कंट्री माना जाता था, अब ये बैन से सेंसरशिप वाला इमेज बनेगा। इन्वेस्टमेंट्स कम होंगे, टूरिज्म डाउन होगा। ओवरऑल ये बैन शॉर्ट टर्म में कंट्रोल देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में नेपाल बैकवर्ड्स पुश करेगा। VPN यूज बढ़ेगा, लेकिन वो भी महंगा और स्लो। पार्ट 5, सरकार की साइड विशेष क्रिटिसिज्म। सरकार कहती है कि ये सही कदम है। PM KP शर्मा ओली की गवर्नमेंट का कहना, अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से फ्रॉड, हेट स्पीच और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, रेगुलेशन से क्लीन इंटरनेट बनेगा। लेकिन क्रिटिक्स फेडरेशन ऑफ नेपाली जर्नलिस्ट कहते हैं ये सेंसरशिप है, कोई इंडिपेंडेंट ओवरसाइट नहीं। सरकारी कंटेंट हटाएगी। क्या होगा अगर पॉलिटिकल ऑपोजिशन को टारगेट किया। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ होगा। इंटरनेशनल ग्रुप जैसे एक्सेस नाउ कहते हैं अपील का कोई रास्ता नहीं तो अनफेयर। दोस्तों बैलेंस्ड व्यू, रेगुलर जरूरी है लेकिन बैन नहीं। इंडिया, यूरोप जैसे कंट्रीज रूल्स बनाते हैं बिना ब्लॉक के। तो दोस्तों नेपाल के सोशल मीडिया बैन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वजह वैलिड लगती है, अकाउंटेबिलिटी, सिक्योरिटी, लेकिन इम्प्लीमेंट से गलत। ये टेम्पररी है लेकिन नुकसान भारी। सोशल कनेक्शन ब्रेक होगा, इकोनॉमी डाउन होगी, फ्रीडम खतरे में होगा। नेपाल को बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट में बताएं कि आपको लगता है बैन सही है। शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेंट टॉपिक्स पर अपडेट्स मिलते रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर। थैंक यू। जय हिंद।